हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या जो लोग ना जान रहे हैं वो लोग जान लीजिए कि आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और जो आपका सीटेट का नेक्स्ट एग्ज़ाम होना है वो 7 जुलाई को होगा। 7 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम होना है। तो अब आप सभी को अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल लग जाना है। ठीक है, तो जो भी क्लासेस अब से चैनल पर कराई जाएंगी उन क्लासेस को अटेंड करना है। जितने भी प्रैक्टिसेस होंगे या थियरीज होंगी उनको करना है, अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाना है। ठीक है, तो आइए अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे जो आपके ईवीएस के अंतर्गत एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 14 से 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, उनको हम करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे जो आपके एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब फ्रेंड्स, आपका एक अजर्सन, आपका अभिकथन और एक रीजन, एक कारण दिया हुआ है, उनको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद से आपको आंसर देना है। ठीक है, पहला देखिए आपका एजर्सन क्या कह रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है। एजर्सन कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मतलब जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी फीमेल को, उसकी जो फीमेल होती है उसके जात में, उसको कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है उसके गंध के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको मैंने कराया भी हुआ है, पिछले के वीडियोस देखेंगे आप तो मैंने पहले से ही बताया हुआ है। तो ये बात आपका बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, अब देखिए इसका रीजन क्या दे रहा है। कुछ मादा कीड़े फेरीमोन्स छोड़ते हैं जिनके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करना है हमको। ठीक है, मतलब आपका रीजन क्या कह रहा है कि जो कुछ मादा फीमेल कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो फेरीमोन्स छोड़ती हैं और जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप समझिए फेरीमोन्स क्या होता है। ठीक है, फेरीमोन्स या फेरोमोन भी इसे कह देते हैं। तो ये क्या होता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसको समझ जाएंगे तब आप रीजन को भी समझ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो ये फेरीमोन्स होता है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल इंडिकेटर होता है, रासायनिक संकेतक होता है। ठीक है, मतलब जो भी तमाम जीव, केवल रेशम के कीट द्वारा ही नहीं, अलग अलग जीवों के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। जैसे मनुष्यों के द्वारा भी रिलीज किया जाता है। ठीक है, हमारे पसीने में भी फेरीमोन होता है। ठीक है, फेरीमोन, देखिए फेरीमोन कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको हम फेरीमोन नाम दे रहे हैं। फेरीमोन कुछ पदार्थ हैं जिनको हम, जैसे आपके कह सकते हैं, जैसे आपके हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स भी आपके कई तरह के होते हैं। आपका एस्ट्रोजन है, उसके बाद से एस्ट्रोजन कह सकते हैं, उसके बाद से आप कह सकते हैं कि मेल्स में आ जाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन कह सकते हैं। ऐसे जो हार्मोन्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हार्मोन्स को एक तरह से पहचानने के लिए एक नाम दे दिया गया हार्मोन। वैसे ही फेरीमोन्स जो होते हैं वो भी कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, लेकिन इनको सम्मिलित रूप से फेरीमोन्स कह देते हैं। तो फेरीमोन्स भी कई प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि ये केवल रेशम के कीड़े द्वारा ही सेक्रेट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ये इंसानों द्वारा भी निकाले जाते हैं। हमारे पसीने में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे पसीने में निकलते हैं हमारे पसीने के द्वारा, जो हमारे जो अपोजिट जेंडर होता है, जो अपोजिट सेक्स होता है, उनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो भी फेरीमोन ही है। फेरीमोन का मतलब क्या है, एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, केमिकल है। क्या है ये, केमिकल है। ठीक है, केमिकल है जो विशेष प्रकार का काम करता है। विशेष प्रकार का काम क्या करता है, या तो उस जाति के जो अन्य जीव होंगे या मेल अथवा फीमेल उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, या फिर ये क्या करता है, एक कम्युनिकेशन में भी सहायता करता है। ठीक है, किसमें, कम्युनिकेशन में भी सहायता करता है, मतलब बातचीत में भी सहायता करता है। ठीक है, अभी हम इसको भी समझेंगे कि कम्युनिकेशन में कैसे सहायता करता है। ठीक है, पहले आप लोग फेरोमोन समझिए, फेरोमोन समझिए क्या होता है। ये क्या है, ये आपका एक केमिकल है। ठीक है, एक प्रकार का केमिकल होता है जो जीवों के द्वारा तमाम प्रकार के, जैसे सेक्रेशन होते हैं, जैसे पसीना हो गया या फिर यूरिन हो गया, मूत्र हो गया, उनके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ठीक है, वो जो केमिकल रिलीज किए जाते हैं पसीने या यूरिन के द्वारा, उन्हीं को हम फेरीमोन कह देते हैं। और वो भी कैसे केमिकल होते हैं, जो विशेष प्रकार का काम करते हैं। और कैसा काम करते हैं, अपोजिट सेक्स में, मतलब जो दूसरे
जो विपरीत सेक्स होता है, जो विपरीत लिंग होता है, उसको या तो आकर्षित करेंगे या तो उसी जाति के लोगों के साथ संप्रेषण को स्थापित करने में सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं, फेरोमोन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो कुछ मादा कीड़े होते हैं ये क्या करते हैं, फेरोमोन्स को छोड़ते हैं। ठीक है, और इसी फेरोमोन्स को छोड़ने के कारण, इन्हीं के गंध के कारण, जैसे फेरोमोन्स में क्या हुआ, कुछ केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स में कुछ गंध है, उस गंध के द्वारा जो मेल कीड़ा होता है, जो नर कीड़ा होता है, वो उस गंध को सूंघ करके पहचान लेता है कि ये मादा द्वारा सेक्रेट किए हुए फेरोमोन का गंध है। ठीक है, तो आपका जो एजर्सन है ये भी सही है और आपका जो रीजन है ये भी सही है। ठीक है, और जो एजर्सन है इसका जो रीजन है ये सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन पहला देखिए क्या कह रहा है, दोनों कथन ए एवं आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये बात गलत है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि रेशम का कीड़ा गंध से मादा को क्यों पहचान रहा है, क्योंकि जो मादा है वो फेरोमोन्स को निष्कासित कर रही है, उसी फेरोमोन्स के गंध से ही तो पहचान रहा है। तो ये आपका बात गलत हो गया। ये सही है किंतु आर गलत है, ऐसा भी नहीं है। ये गलत है किंतु आर सही है, ऐसा भी नहीं है। दोनों सही है। अब बचता है आपका चौथा, दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बात आपका पूर्णतः सही है। ठीक है, ये बात आपका सही है कि ए भी सही है, आर भी सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा जो प्रश्न था आपका इस बार का जो सीटेट का लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए सीटेट का सिलेबस क्या है, सीटेट का सिलेबस एक निर्धारित दायरे का सिलेबस है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, इसको बच्चे आसानी से क्रैक करते हैं। ठीक, लेकिन सीटेट क्या करता है, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है वैसे सीटेट भी हर अपने एग्जाम में, हर जो 6 महीने के बाद एग्जाम होता है उसमें ये अपने क्वेश्चंस का रंग बदलता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही होते हैं लेकिन उसमें कुछ ये नए टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर देता है जिससे बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, डर जाते हैं या उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो आपको देखिए, अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है, जो टीचर पढ़ाते हैं, जो किताब से आप पढ़ते हैं उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके बाद भी आपको अपने विवेक से काम लेना है, अपनी बुद्धि लगानी है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जैसे जो प्रश्न पिछले साल आए हुए हैं उनको तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब आप जब थियरीज वगैरह पढ़ते हैं तो उनको पढ़ते समय आप खुद से भी अपना बुद्धि लगाइए कि आप यहाँ के अलावा भी और कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है। जैसे इन्होंने फेरोमोन को इंट्रोड्यूस किया तो बच्चे घबरा गए कि अरे बाप रे फेरोमोन क्या होता है, लेकिन ये बहुत सामान्य सी बात थी। जिन बच्चों ने भी ईवीएस पढ़ते समय इस बात पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा कि आखिर पहचानने का कारण क्या है, कारण को जानने का कोशिश क्या होगा, तो लोग फेरोमोन के बारे में जरूर समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए और भी रेशम कीट से संबंधित क्या क्या बातें हैं। तो देखिए, रेशम का कीट जो होता है फ्रेंड्स, इसका पालन कहाँ होता है, किस पेड़ पर होता है, तो आप लोग बताइएगा, शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, किस पर होता है, शहतूत के पेड़ पर इसका पालन होता है। ठीक है, शहतूत के पेड़ पर रेशम कीट का पालन होता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा, सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और इसको कहाँ पाला जाता है, इसको पाला जाता है शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके ही एनसीईआरटी में जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि जो बाघ होता है, ठीक है, जो बाघ होता है वो अपने एरिया का निर्धारण करता है जंगल में। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बाघ के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जो बाघ होता है, ठीक, बाघ होता है ये अपने एरिया का निर्धारण करता है। आप सभी लोगों ने, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, या जो लोग अभी नए हैं जान लीजिए कि बाघ जो है वो जंगल में अपने एरिया का निर्धारण करता है। और एरिया का निर्धारण कैसे करता है, अपने मूत्र के द्वारा। कैसे करता है, अपने मूत्र के द्वारा करता है। ठीक है, मतलब जब कोई दूसरा बाघ किसी दूसरे बाघ के एरिया में प्रवेश करता है तो वो समझ जाता है कि मैं दूसरे बाघ के एरिया में प्रवेश कर रहा हूँ। वो कैसे प्रवेश करता है, कैसे समझता है, वो इस तरह से समझता है क्योंकि जो बाघ है, जो जिस बाघ का एरिया है वहाँ पर मूत्र कर देता है। ठीक है, तो इस मूत्र के गंध के प्रभाव से, इस मूत्र के गंध को सूंघ करके जो अन्य एरिया का बाघ है वो समझ जाता है कि ये मेरा एरिया नहीं है, ये किसी अन्य बाघ का एरिया है। ठीक है,
तो यहाँ तक तो बात आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, और यहीं तक आपको बताया भी जाता है। लेकिन अब जब सीटेट आपसे क्वेश्चन बनाएगा तो कहाँ तक क्वेश्चन को बना सकता है। एक बार देखिए फेरीमोन को ला करके हम लोगों को दस्तक दे दिया है कि यहाँ से बाद में भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग एक गलती मत करिए कि जो पढ़ाया जाता है उसी को बस पढ़ करके जाइए। अब बाघ जो है वो मूत्र से एरिया का निर्धारण करता है, दूसरा बाघ मूत्र की गंध को सूंघ करके पहचान लेता है कि दूसरे बाघ का एरिया। तो आखिर इस मूत्र में ऐसा क्या है जिससे वो बाघ पहचान ले रहा है, ठीक है। तो इस मूत्र में भी फ्रेंड्स क्या होता है, फेरीमोन होता है। क्या होता है आपका, फेरीमोन होता है, फेरीमोन्स होते हैं, ठीक है। इस मूत्र का भी कारण क्या है, फेरीमोन्स है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाघ जो है वो मूत्र के द्वारा एरिया का निर्धारण कर लेता है, तो दूसरा बाघ उसको मूत्र के गंध से उसको पहचान लेता है, तो इसके लिए जिम्मेदार क्या है, तो इसके लिए जिम्मेदार है फ्रेंड्स फेरीमोन्स। क्या जिम्मेदार है, इसके लिए भी फेरीमोन्स जिम्मेदार है, ठीक है। ये आपको अब तक ना यूट्यूब पर किसी ने बताया है और शायद ही कोई बताए, ठीक है। लेकिन जब सीटेट यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा तो सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। लेकिन ये आपके सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपको इसे भी समझना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। किसी ना किसी दिन सीटेट यहाँ से प्रश्न 100% पूछेगा, गारंटी है। और प्रश्न पूछेगा तो या तो अभिकथन और कारण दे करके पूछ लेगा या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोग जानिए कि जो मूत्र होता है बाघ के द्वारा मूत्र किया जाता है जिससे एरिया का निर्धारण किया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार क्या है, फेरीमोन्स जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कहीं लिख लीजिएगा या फिर यहीं पर समझ लीजिए क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल एक क्वेश्चन सीटेट में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दिए, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। ये भी क्वेश्चन इस बार आपके सीटेट में आया हुआ था और इस टाइप के क्वेश्चन को मैं पहले भी कराया हुआ हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को देख करके क्या होता है, बच्चे घबराने लगते हैं कि ये क्या आ गया, द्रव्यमान को देख करके, आयतन को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं में बस गुणा कराना है, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं में गुणा करा लेना है। तो 12 और 3 का गुणा कराइए, 12 तिया कितना होता है आपका, 12 तिया 36 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 36 ग्राम कहाँ है, यहाँ पर देखिए आपका दूसरा विकल्प 36 ग्राम है, तो आपका ए आंसर सही हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, आपका टाइम सेविंग होता है, टाइम को बचाता है। इसमें आपको जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उसको गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इसको मैं पहले भी बताया हुआ था। और देखिए सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में आए हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। डॉक्टर, यहाँ पर देखिए, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से मतलब फ्रेंड्स जो जिन मरीजों को मलेरिया हो जाता है तो उनका जो ब्लड टेस्ट होता है, जब उसको कराने के लिए डॉक्टर जो ब्लड टेस्ट कराने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो उस खून की जांच में क्या पता चलता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताया हुआ हूँ, ठीक है। पिछले वीडियोस को देखिए जहाँ पे मच्छरों की बात हुई है वहाँ पर मैं बताया हुआ हूँ, और आपका यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो खून की जांच से क्या पता चलता है, पहला विकल्प करा है, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, मतलब जो ब्लड में आयरन उपस्थित रहेगा, लौह तत्व उपस्थित रहेगा, उसकी मात्रा का पता चलता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। चौथा कह रहा है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड, जब ब्लड का टेस्ट होता है, जब ब्लड का जांच कराया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें मादा मच्छर के अंडे की उपस्थिति का पता चलता है, ठीक है, और एक काले रंग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया से संबंधित और भी कुछ अन्य प्रश्न भी आपसे बनते हैं। अब देखिए मलेरिया से क्या है, मलेरिया से अगर पूछेगा कि इसका पता किसने लगाया था, ठीक है, इसका पता किसने लगाया था, तो आप बताएंगे रोनाल्ड रॉस। कौन लगाया था आपका, रोनाल्ड रॉस, ठीक है। एक सेकेंड,
रोनाल्ड रास, ठीक है। रोनाल्ड रास ने पहली बार मलेरिया का पता लगाया था सिकंदराबाद के अस्पताल में, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि मलेरिया के बारे में पुरानी अवधारणा क्या थी। तो मलेरिया, जब तक रोनाल्ड रास ने पता नहीं लगाया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से होता है, उसके पहले की पुरानी अवधारणा थी कि जो मलेरिया है ये दूषित जगहों से, दूषित जल अथवा गंदगी से जो गैस निकलता है उसके कारण हो जाता है, ठीक है। तो इस पुरानी अवधारणा को भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया से संबंधित और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपसे अगर पूछेगा एक किस मच्छर के कारण होता है, किस मच्छर से होता है, तो आप बताएगा मादा एनोफिलीज। किससे होता है ये होता है फ्रेंड्स आपका मादा एनोफिलीज से। कौन सा मच्छर होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर है, ठीक है। मादा एनोफिलीज नाम है। और क्या होता है फ्रेंड्स इसमें, ये क्या करती है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम ये है आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण हो जाता है। मादा एनोफिलीज जो है वो प्लाज्मो प्रोटोजोआ की वाहक होती है और इसी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से आपका ये बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका पता किसने लगाया? रोनाल्ड रास ने लगाया, ठीक है। और ये किससे होता है? मादा एनाफ्लीज के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसका कारक होता है जिसके कारण ये हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें, ठीक है। मतलब इन कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कथन क्या कह रहा है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। मतलब जो जाइलम है ये जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ठीक है। खनिज का मतलब होता है आपका मिनरल। मिनरल जैसे आपका साल्ट हो गया, उसके बाद से मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब आपके मिनरल होते हैं। तो जाइलम जो है वो जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कथन आपका क्या? अब आपका देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। मतलब जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, जो पत्तियों पर भोजन बन जाता है उस भोजन को बनने के बाद जो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं वहां तक जो भोजन है उसको पहुंचाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने प्लांट वाला वीडियो जा करके देखिए, ठीक है। पहले ही एग्जाम के पहले भी कराया हुआ है और एक क्वेश्चन आपका सीटेट में इस बार आया हुआ था, ठीक है। और इसको मैंने जाइलम और फ्लोएम को अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। आप वहां पर जा करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ये बात आपका सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित करता है, मतलब पहुंचाता है, ये भी बात आपका सही है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही नहीं है तो ऐसा नहीं है, दोनों सही हैं। ए सही है और बी गलत है, ऐसा नहीं है, दोनों सही है। ए गलत है और बी सही है, ऐसा भी नहीं है। ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ए और बी दोनों सही हैं। अब देखिए कुछ लर्नर ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको इसको समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। मैं आपके दिक्कत का समाधान कर देता हूँ। दिक्कत का समाधान कैसे? जैसे जय से आपका होता है जाइलम और जय से होता है जल, ठीक है। तो आप जय और जय से याद रखिए कि जो जाइलम है वो जल और खनिजों को ले जाएगी। देखिए जल के साथ खनिज स्वाभाविक रूप से चले जाते हैं, क्योंकि जो जल हम पीते हैं, जो हम अपने घर में पानी पीते हैं उसमें भी मिनरल होता है, खनिज होता है, ठीक है। तो जल के साथ ही खनिज अवशोषित होते हैं। तो जो जाइलम है, जय से आप याद रखिएगा, जय से जाइलम, जय से जल, ठीक है। अब फ्लोएम को आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए फ्रेंड, जो भोजन बनने का कार्य होता है, ठीक है, जो भोजन बनने का कार्य होता है वो पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से पर होता है। ऊपरी हिस्से मतलब इन द सेंस कि पत्तियों पर होता है, ठीक है। और पत्तियों के पास ही आपका फ्लोएम, पत्तियों के पास ही आपका क्या लगा होता है? फूल लगा होता है। क्या लगा होता है? फूल लगा होता है। तो आप फूल से समझिएगा फ्लोएम को, फै से फ्लोएम और फै से फूल, ठीक है। और जब फूल के पास अपने पत्तियों पर भोजन बना, ठीक है, तो भोजन अन्य भागों तक फ्लोएम के द्वारा जाएगा, ठीक है। तो आपको जय से जल, जैसे जाइलम, और अगर आप जाइलम को ही जय से जल, जैसे जाइलम याद रख लेते हैं तो फ्लोएम तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर।
5वां प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। मतलब फ्रेंड जो ब्रेल लिपि होती है इसमें मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। तो ये फ्रेंड्स आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। और ये विशेषता होता क्या है, जो अंधे लोग होते हैं उनको लिखने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं जिसको टच करके वो समझ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कुछ कोड्स यूज होते हैं ब्रेल लिपि में, उन कोड्स के द्वारा वो समझ जाते हैं कि कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स ब्रेल लिपि को दिया किसने था? ठीक है, तो ये कुछ सामान्य बातें हैं जिनको आप समझ लीजिए जहां से आपका प्रश्न आता है। तो इसको दिए थे लुई ब्रेल। ठीक है, कौन दिए थे? लुई ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल दिए थे। और लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रेंड्स फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, इनका बचपन में क्या हुआ था, बचपन में अपने पिताजी के ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे, तो वहाँ पर किसी औजार से इनकी आंखें जो हैं खराब हो गई थी। औजार आंखों में लग गया था जिससे इनकी आंखें खराब हो गई थी। तो इसके बाद इन्होंने कई सालों तक प्रयास किया था, उसके बाद से इन्होंने ब्रेल लिपि दिया था। और इन्होंने ब्रेल लिपि को कब दिया था आप इसको भी जान लीजिए। तो इन्होंने ब्रेल सिस्टम को या ब्रेल लिपि को कब दिया? ठीक है, कह सकते हैं कि ब्रेल सिस्टम को कब दिया? ठीक है, तो इन्होंने दिया था फ्रेंड्स 1821 में। ठीक है, कब दिया था? 1821 में दिया था। ये सब नए आयाम के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यहीं से पूछेगा कि ब्रेल सिस्टम को लुई ब्रेल ने कब दिया। तो इन्होंने दिया 1821 में, लेकिन इसको स्वीकारा कब गया? ठीक है, 1821 में तो दे दिया इन्होंने, लेकिन इसे स्वीकारा कब गया? मतलब इसे सब लोगों ने मानना कब स्टार्ट किया, इसका प्रयोग होना कब प्रारंभ हुआ? तो ये फ्रेंड्स प्रारंभ हुआ था 1832 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1832 में। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ब्रेल सिस्टम कब दिया लुई ब्रेल ने, तो आप बताइएगा 1821 ईस्वी में। अगर पूछेगा ये स्वीकारा कब गया, तो बताइएगा कि 1832 ईस्वी में इसे स्वीकारा गया। ठीक है, और फ्रेंड देखिए अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, और पूछा भी है सीटेट ने कि 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं ब्रेल दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं फ्रेंड्स? हम मनाते हैं ब्रेल, जगह नहीं है यहाँ लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। 4 जनवरी को मनाते हैं हम लोग ब्रेल दिवस। ठीक है, तो ब्रेल लिपि किस पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसे दिया किसने? लुई ब्रेल ने दिया। लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल सिस्टम को इन्होंने कब दे दिया था? 1821 ईस्वी में दे दिया, लेकिन इसे स्वीकारा कब गया? 1832 ईस्वी में स्वीकारा गया। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब फ्रेंड्स खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनना है जिसमें लौह तत्व मतलब आयरन, ठीक है, लौह तत्व का मतलब आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो देखिए आपसे पहला कह रहा है गुण आंवला टमाटर, दूसरा कह रहा है आंवला पालक गुड़, तीसरा कह रहा है आंवला बंद गोभी टमाटर, चौथा कह रहा है बंद गोभी आंवला पालक। तो देखिए फ्रेंड्स जो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं आंवला, पालक और गुड़ में। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। यहाँ पर दूसरा वाला आंवला में भी आपका आयरन ज़्यादा पाया जाता है, पालक में भी आपका आयरन ज़्यादा पाया जाता है और गुड़ में भी आपका आयरन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो समूह है दूसरा वाला ये आपका सही है। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोग हैं जिनको रटने की आदत होगी, ठीक है, वो लोग रट के चले जाते हैं आंवला पालक गुड़। ठीक है, लेकिन सीटेट की भी आदत है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा परिवर्तित करके थोड़ा सा चेंज के साथ इंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो वो चेंज यहाँ पर क्या करता है, वो चेंज करता है पालक की जगह पर हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कर लेता है। ठीक है, आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ का प्रयोग कर लेगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि आंवला के यहाँ पर आपका पालक की जगह पर हरी पत्तेदार सब्जियां भी हो सकती हैं। ठीक है, रटने से सीटेट कभी नहीं क्रैक होगा, क्रैक होगा तो ये बुद्धि लगाने से क्रैक होगा, समझने से क्रैक होगा। ठीक है, मतलब आपको खुद से भी, अब अगली बार आपसे गुड़ ना दे करके यहाँ पर अगर ऑप्शन में गन्ना दे दिया जाए तो क्या ये ऑप्शन गलत हो जाएगा? नहीं, गन्ने में भी आपका जो आयरन है वो प्रचुर मात्रा में होता है क्योंकि गन्ने से ही गुड़ बनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंवला पालक गुड़ ये आपका सही विकल्प है।
अब देखिए, आयरन की कमी से जो होता है, लौह तत्व की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? वो आपका रोग हो जाता है फ्रेंड्स अनीमिया। कौन सा रोग होता है? रोग होता है आपका अनीमिया। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है अनीमिया। अनीमिया में आपका क्या होता है? अनीमिया में फ्रेंड्स जो हीमोग्लोबिन है, अनीमिया में क्या होता है, जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो ये आपका हीमोग्लोबिन है, ये आपका हीमोग्लोबिन जो है ये भी घट जाता है। ठीक है, मतलब शरीर में आयरन की कमी होगी। ठीक है, आयरन की कमी हो जाएगी अगर, ठीक, अगर आप ऐसे पदार्थों को नहीं खाएंगे जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में ना हो, तो उसकी कमी से आपको क्या हो जाएगा? अनीमिया। और अनीमिया क्यों होगा? क्योंकि आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन के परिणाम स्वरूप आपका अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आप जान चुके हैं, यहाँ से आपका प्रश्न आता ही आता है, तो हीमोग्लोबिन के कुछ बेसिक कैरेक्टर को भी समझ लेते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कुछ बेसिक कैरेक्टर को भी समझ लेते हैं, क्योंकि वहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्योंकि सीटेट जो है वो अपना पांव फैलाएगा, हमेशा फैलाएगा। आप जो पढ़ करके जाएंगे उससे एक कदम आगे वो लोग जाएंगे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन से संबंधित क्या क्या बातें हैं मैं इसको मिटा करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इतना समझ लिए होंगे कि इसमें कौन सा समूह है जो जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होगा, तो है आंवला, पालक, गुड़। ठीक है, पालक की जगह पर अगर हरी पत्तेदार सब्जियां करता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। गुड़ की जगह पर गन्ना कर दे, ठीक है, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, इतना आपको लेकर के चलना है। और आयरन की कमी से क्या हो जाएगा? ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी से आपका अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स चलिए इसको मिटा रहा हूं, अब हम लोग हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि वहां से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, किसको हमें समझना है? हमें समझना है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन को समझना है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को समझना है हमें। ठीक है, अब देखिए, हीमोग्लोबिन के कुछ बेसिक कैरेक्टर होते हैं, कुछ आम सी बातें होती हैं, कुछ बेसिक गुण होते हैं जहां से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि जो आपका रक्त होता है, खून होता है, इसके लाल होने का कारण, ठीक है, लाल होने का कारण, ठीक, लाल होने का कारण क्या है? तो आप बताइए कि रक्त रक्त के लाल होने का कारण आपका हीमोग्लोबिन है। ठीक है, या आपसे पूछेगा कि जो रक्त होता है वो किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए और भी आपका हीमोग्लोबिन से क्या संबंधित चीजें हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड्स, ये आपका क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है कहाँ पर? प्रत्येक कोशिकाओं तक। ठीक है, जैसे समझिए, थोड़ा डिटेल में चला जा रहा हूं लेकिन समझिए, क्योंकि डिटेल में नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक है, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, कोई भी जीव सांस लेता है, विशेष रूप से यहाँ मनुष्यों के संदर्भ में बात हो रही है। तो श्वसन होता है, तो जब हम बाहर से वायु को खींचते हैं अपने नाकों द्वारा, तो जब वायु फेफड़े में जाता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर वायु में जैसे ऐसा नहीं कि हम केवल ऑक्सीजन ही खींचते हैं, ऑक्सीजन के साथ कुछ नाइट्रोजन भी जाता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाते हैं, कुछ अन्य गैसें भी चली जाती हैं। तो वहाँ फेफड़ों के द्वारा क्या किया जाता है? इस वायु को, जो वायु हम बाहर से वायुमंडल से अपने अंदर खींचते हैं, उसको क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है और अन्य गैसों को अलग करके फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को, जो फिल्ट्रेटेड ऑक्सीजन है, उसको क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन उठा लेता है, मतलब हीमोग्लोबिन कैरी कर लेता है, और कैरी करने के बाद से पूरे बॉडी में रक्त तो दौड़ता ही है, उस रक्त के द्वारा जो है शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाता है। ठीक है, और उन प्रत्येक कोशिकाओं को हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, उन प्रत्येक कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है, और वहीं कोशिका के आपके माइटोकॉन्ड्रिया में इसी ऑक्सीजन का दहन होता है। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप आपका एटीपी का निर्माण हो जाता है, ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन का पूरा फंक्शन है। ठीक है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, मैं आपको बस समझा दिया हूं आपका एक समझ विकसित करने के लिए। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? लाल रक्त प्रदान करना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि जिस ब्लड में
ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन को कैरी करके प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाना जिससे श्वसन हो पाए, ठीक है। क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया जो है फ्रेंड्स वो कोशिका में ही पूर्ण होती है, ठीक है। ये भी आपसे अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो श्वसन की प्रक्रिया जो है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। कोशिका स्तर पर श्वसन होता है हमारे शरीर में, ठीक है। केवल नाक और फेफड़े तक ही नहीं सीमित है, ये प्रत्येक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा, यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। सूची दी गई है, इस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। कह रहा है कि कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। मतलब ये जो सूची है, जो इतने यहाँ पर जंतु हैं, इनमें से कौन सा एक जंतु है जो सबसे भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। तो आपका विकल्प कह रहा है मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका कछुआ है, ठीक है, ये आपका जल में रहता है, ठीक है। आपका जो घड़ियाल है ये भी आपका जल में रहता है, लेकिन ये जो आपका कौवा है इसका जल से कोई संबंध ही नहीं है। बस जल से संबंध इतना है कि ये अपने पोषण के लिए जल पीता है, ठीक है, जल में रहता नहीं है, आवास से कोई संबंध नहीं है। बत्तख, तो बत्तख भी आपका जल में रहता है। मछली, तो मछली भी आपका जल में रहती है, जल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो कौवा है ये क्या है, ये फ्रेंड्स आपका आकाश में रहता है, ठीक है। ये आपका आकाश में उड़ने वाला जंतु है, आकाश में रहने वाला पक्षी है। और बाकी जो जंतु हैं वो पानी में भी रह सकते हैं, या मछली जो है वो तो पानी में रहती ही है। तो यहाँ पर जो भिन्न है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कौवा, ठीक है। कौवा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति स्पेस होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। मतलब फ्रेंड्स, जो आमाशय रस है, जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ए विकल्प कह रहा है क्षारीय, बी कह रहा है उभयदर्शी, सी कह रहा है उदासीन, आपका डी कह रहा है अम्लीय। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आमाशय रस है, जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, आमाशय रस है, इसका जो प्रकृति होता है वो होता है फ्रेंड्स क्षारीय, ठीक है। क्यों क्षारीय, सॉरी अम्लीय होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। माय बैड, गलत निकल गया, हाँ क्षारीय बोल दिया। ये होता है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। क्योंकि जो ये आमाशय रस, आमाशय द्वारा जिस रस का आप कह सकते हैं कि सेक्रेशन होता है, वो आपका रस कौन सा है, वो रस है आपका HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यही आमाशय के द्वारा निकाला जाता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है फ्रेंड्स अम्लीय, ठीक है, अम्लीय होता है। और फ्रेंड्स देखिए, HCl केवल भोजन पाचन में ही सहायता नहीं करता है, बल्कि भोजन के द्वारा, ठीक है, जैसे जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें जो भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु वगैरह चले जाते हैं भोजन के साथ, जो हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, उनको ये मार भी देता है, ठीक है। तो HCl भोजन पचाने में सहायता करता भी है, साथ ही साथ भोजन के साथ जो आपके छोटे जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह चले जाते हैं जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, उनको मार भी देता है, ठीक है। तो HCl का दो काम हो गया, भोजन को पचाने में सहायता करता है और छोटे जीवाणुओं को पेट के अंदर मार भी देता है, जिनसे हमें नुकसान होना है। जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनको वो नहीं मारता है, ठीक है। अब देखिए, अम्लीय हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग समझिए, अब यहाँ से आपका देखिए सीटेट में बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगली बार आपका थोड़ा सा डायमेंशन घुमाएगा, बहुत से बच्चे गिर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन आप लोग बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बार अम्लीय, क्षारीय और उदासीन को समझने का भी प्रयास करिए, ठीक है। इसको हम लोग समझते कैसे, इसको हम लोग पीएच की सहायता से समझते हैं, ठीक है। कैसे समझते हैं, जो आपका पीएच मान होता है इसकी सहायता से इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। पीएच मान की सहायता से हम समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपका 7, ठीक है, ये आपका 7 है। अगर किसी और 7 के आप इधर जाइए, मतलब 7 से अधिक हो जाएंगे, ठीक है, अधिक लिख रहा हूँ यहाँ पर,
ठीक, 7 से अधिक, और इधर लिख रहा हूँ मैं 7 से कम। ठीक है, आपके बाईं तरफ कम लिखा है, दाईं तरफ अधिक अधिक लिखा है, और बीच में 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर 7 से अधिक होगा तो वो पदार्थ कैसा होगा? वो होगा क्षारीय प्रकृति का। कैसा होगा? यहाँ नीचे लिख देता हूं, वो कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, जैसे अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है, चाहे वो 7.1 हो या 7 से ऊपर कुछ भी हो, तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा क्षारीय। अब 7 से कम, 7 से कम का मतलब जैसे आपका 6.9 हो, 6 आपका 1 हो, तो ये कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका अम्लीय। ठीक है, तो जो आपके आमाशय का रस है उसका भी पीएच जो है वो 7 से कम होता है, इसलिए एक ऐसा होता है अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और जिसका पीएच 7 हो, मतलब ना 7 से कम ना 7 से अधिक। ठीक है, ना 7 से कम ना 7 से अधिक, ठीक एक्यूरेट 7 हो, तो आपका कैसा होता है? वो होता है फ्रेंड्स उदासीन। किस प्रकार का होता है? उसकी प्रकृति होती है उदासीन। ठीक है, तो अगर 7 से पीएच मान 7 से अधिक होगा तो पदार्थ का प्रकृति क्षारीय हो जाएगा। 7 से अगर पीएच मान कम होगा तो पदार्थ का प्रकृति अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और अगर 7 पर होगा तो पदार्थ का प्रकृति उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप समझिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहाँ से भी आपका प्रश्न आपका जो है वो बन सकता है, तो इसको भी आप लोग समझिएगा। ठीक है, क्योंकि नए आयाम में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं कि अगर कोई पदार्थ है अम्लीय है तो उसकी प्रकृति कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे उनको भी हेल्प मिल पाए, क्योंकि मेरा जितना है 100% मैं अपना दे रहा हूँ, जितना भी कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। आपको जिन आयामों से प्रश्न आने की संभावना है उन आयामों को भी मैं समझा रहा हूँ। और अक्सर क्या होता है, आप अन्य टीचर से भी पढ़ते होंगे, देखे होंगे, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ से प्रश्न आया हुआ वही पढ़ा दिया गया। लेकिन हमको वो भी पढ़ना है कि जहाँ से प्रश्न आ सकता है, तभी तो हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमको 90 नहीं चाहिए, हमको 100 नहीं चाहिए। ठीक है, हमको क्रॉस करना है 120। ठीक है, इसको क्रॉस करने के लिए आपको समझना पड़ेगा सीटेट के एग्जामिनर का माइंडसेट और आपका माइंडसेट। ठीक है, मैच करना चाहिए। जो क्वेश्चन बनाता है उसका माइंडसेट और आपका माइंडसेट जब मैच करने लगेगा तो आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो जहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं हम वहाँ तक सोच पाएँ कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है।